जनन। क्यों 12वीं कक्षा का स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वो बच्चे जो होंगे जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले होंगे उनका प्रिपरेशन हो जाएगी, उनका रिवीजन हो जाएगा, और साथ साथ जो ड्रॉपर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए चाहे 11th हो चाहे 12th हो, है ना। तो इस नजरिए को ध्यान में रखकर हमने ये 12th का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, या मैं बोलूंगा हमारा जो ये बैच जो चलेगा उड़ान बैच, इसमें सबसे पहले हम 12वीं कक्षा जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अब आप मुझे एक छोटा सा भरोसा देंगे क्या कि आज चलो आप आ गए हैं, आप लेक्चर देखेंगे, आगे से जितने भी लेक्चर आएंगे आपके पास सारे के सारे लेक्चर्स को पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। दूसरा, लेक्चर देखने से पहले एक बार आप अपना एनसीईआरटी को जरूर पढ़कर आइएगा, ताकि वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। ठीक है, आइए बात करने वाले हैं जीवों में जनन, क्या क्या चीजें आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बेटा जी। जीवन अवधि क्या होती है उससे संबंधित चीजें हम पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन देखेंगे, और उससे संबंधित लास्ट में जो क्विज है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है जी, फुल जोश के साथ, फुल जोश के साथ। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। आइए जी, इस चैप्टर की अगर हम रूपरेखा देखें इसका, तो बेटा जी यहां पर जीवन अवधि है, फिर अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में कई सारे भाग हैं, विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, कायिक प्रवर्धन है, ये पढ़ा जाता है। उसके बाद लैंगिक जनन जो होता है, उस लैंगिक जनन में कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं उनको हम पढ़ते हैं, जो निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं, निषेचन के दौरान घटना होता है, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पर एक माइंड मैप अगर बनाकर चलें तो इस चैप्टर को हम 3 भागों में बांटते हैं, जीवन अवधि, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और उसके सब पार्ट्स जो हैं वो ये है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, जीव विज्ञान की। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मजा आता है, ये मजा आएगा क्या। बायो बिल्कुल आनंद पूर्वक है। कौन सी हमारी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आप सभी ने पढ़ा, जीव विज्ञान आप पढ़ते हैं ये सोचकर कि नीट क्लियर करेंगे। जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान होता क्या है, व्हाट इज दिस जीव विज्ञान, व्हाट इज दिस बायोलॉजी। तो मेरे ख्याल से एक एक बच्चा अच्छे तरीके से जानता है जीव विज्ञान का मतलब जीवों का विज्ञान, है ना। नहीं, जीवों का विज्ञान नहीं। जितने भी इस पृथ्वी पर क्या मिल रहे हैं, सजीव मिल रहे हैं। जितने भी इस पृथ्वी पर क्या मिल रहे हैं, सजीव मिल रहे हैं। उन सजीवों का अध्ययन, उन सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही कोशिश करेगा पकड़ने की, समझने की। जीव विज्ञान अध्ययन किसका, सजीवों का, लिविंग्स का। सिंपल सा था। ये जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखना आपने, जीव विज्ञान का जनक जो है वो किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ये बेसिक सी चीजें तो खा जाती है मेरे भाई, ये बेसिक से फंडे ही तो खा जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अरस्तु। अरस्तु यानी एरिस्टोटल, इन्हीं एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जीव विज्ञान। ठीक है, लेकिन ये जीव विज्ञान ये तो अरस्तु हैं, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो बेटा जी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ये शब्द जो था ये जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो तो ये रहे हैं। कौन ये, लेमार्क। याद रखना, तो लेमार्क अकेले नहीं थे, इनके साथ एक और वैज्ञानिक था जिनका नाम था ट्रीविरेनस। ट्रीविरेनस, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर प्रतिपादित किया था क्या, दिया था क्या शब्द, क्या, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। एक तो अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है इसको भी सुधारिएगा। कई बच्चे मैंने देखा है बोलते हैं बायोलॉजी, व्हाट इज दिस बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी। ठीक है, या बायोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के कभी स्टूडेंट से पूछेगा क्या बोलता है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होता है, लोजी लोजी नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहां पर हम प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहे हैं, हम मीनिंग देख रहे थे, तो इतना तो समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सर जीव विज्ञान मतलब सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान के जनक कौन, आपके अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, एक तो ये मेन वैज्ञानिक कौन है, ये कौन बेटा, हमारे लेमार्क, और साथ साथ कौन, ट्रीविरेनस। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हमारा अध्याय, कौन सा, जीवों में जनन। अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कि जीव विज्ञान कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो क्या, सिंपल सी 3 बातें बोली थी, जीव विज्ञान होता क्या है, जनक कौन है, शब्द किसने दिया, बस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जीवों में जनन। अध्याय पहला है 12वीं कक्षा का, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात सीधे सीधे शब्दों में बोला कि भैया जनन का मतलब क्या है, जीव जनन करते हैं, क्यों करते हैं,
क्या फायदा होता है, किस लिए करते हैं? सोचिए, अगर ये जीव जितने भी इस पृथ्वी पर जीव है अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे, जनन नहीं करेंगे, तो सोच समझकर मुझे बताइएगा अगली आने वाली पीढ़ी आएगी क्या? जरा सोचिए, अगर मैं जनन ना करूं, हमारा परिवार अगर जनन ना करे, तो अगली पीढ़ी आएगी क्या? अगला वंश आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कोई भी जाति अपनी जातीयता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करती है? जनन करती है। जरा सोचिए, आज शाम को 6 बजे जितने भी मनुष्य, सभी के अंदर ये जनन की क्षमता खत्म। सोचिए, अगली पीढ़ी नहीं आएगी, मतलब एज्यूम करिए अगली पीढ़ी नहीं आ रही है, अब क्या आएगा? एक समय के बाद मनुष्य खत्म हो जाएंगे। तो जनन क्यों जरूरी था? जनन किसी भी जाति की जातीयता को बनाए रखने के लिए, किसी भी जीव को अपनी इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी जातीयता को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? जनन करना पड़ता है। सर ये बात तो समझ में आ गई है, जनन करना पड़ता है। लेकिन सर ये जो जनन जो है, ये जीवों में जनन जो है, ये कब होता है? ये कब कर पाते हैं जीव? जनन आखिर कब कर पाते हैं? तो बेटा जी, आपसे एक सिंपल सा वर्ड मैं पूछूं, क्या जब हम पैदा हुए थे तो जनन कर लिए थे का? नहीं ना। जब मैं 2 साल का था, बच्चा पैदा कर सकता था क्या? नहीं। एक निश्चित जीवन काल की एक निश्चित अवधि आएगी जब मैं क्या कर सकता हूं? जनन कर सकता हूं। तो मेरा जीवन काल जो है, मेरा जो पूरा जीवन काल है, आपका जो जीवन काल है, उसको हम क्या बोलेंगे? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलेंगे। इस लाइफ स्पैन में, इस जीवन अवधि में, जब जन्म से लेकर, जब लाला पैदा होता है या लाली पैदी नहीं, लाला पैदा होता है या लाली पैदा होती है, पैदा हुए और पैदा होने से लेकर मरने तक का, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है, वो क्या कहला रहा है? जीवन अवधि कहला रहा है। ठीक है। अब इस पूरे काल को हमने क्या बोला है? जीवन अवधि बोला। अब सर, इस जीवन अवधि में जनन कब होता है? जब छोटी सी उम्र में होते हैं तब जनन होता है क्या? सोचिए, क्या 2-3 साल का बच्चा जनन कर सकता है क्या? नहीं। तो कौन सी अवधि में होगा? इस पूरे जीवन अवधि में कब होएगा जनन? तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि ये जो जीवन अवधि है, इसको भी हम बांटते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग वर्ष की होती है। जैसे मैंने आपसे सिंपली पूछा, हमारी जीवन अवधि जो है वो कितने वर्ष की है? औसतन आप जानते हैं 60 से 70 वर्ष या 50 से 60, औसतन हम बोलते हैं 60 ईयर्स बोलते हैं। क्या हर सजीव की जीवन अवधि 60 ईयर्स है क्या? हर सजीव 60 वर्ष का होता है क्या? नहीं, अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग वर्षों की होती है ना। और हर एक की जीवन अवधि है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल क्या कहला रहा है? जीवन अवधि। अब आप बोलेंगे सर फिर तो कोई भी जीव अमर नहीं है ना। देखिएगा, लिंक करिएगा, एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर एक एक बिंदु आपको ध्यान में रखना है। जो जो चीजें बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। क्या क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला कि भैया जीवों में जनन चैप्टर का नाम है। जनन का मीनिंग समझ में आ गया कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसी पावर, एक ऐसी कैपेबिलिटी, एक ऐसी क्षमता जिससे कोई जीव अपने समान संतति पैदा करता है, उसे हम बोलते हैं जनन। अब ये आप आशा करें कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, नहीं बेटा, ये समय नहीं है डेफिनेशन लिखने का। ये समय है चीजों को समझने का, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके नोट्स बनाने का। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कभी भी किसी चीज की स्टार्टिंग होती है तो जो जो टीचर बताते हैं उसको गौर से सुना करें। ये समय नहीं है अपने डेफिनेशन लिखने का, समझ रहे हैं? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखते जाना है। एक पन्ना लेंगे, एक पेज लेंगे, उसमें चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, जीवों में जनन। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि जनन ये होता है, जनन वो होता है, ना 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 ना। छोटा सा बच्चा जानता है कि जनन का मतलब कि जब एक क्षमता है किसी भी जीव की अपने ही समान संतति पैदा करने की। इसके अंदर क्षमता थी अपने ही समान संतति पैदा करने की। जरा सोचिए, इसने चूहा तो पैदा नहीं किया ना, अपने ही समान बतख पैदा करी है ना। कुल मिलाकर ये जो क्षमता है, हमारे अंदर क्षमता है क्या, अपने ही समान बच्चे पैदा करने की, क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है सर, समझ में आ गया, जनन का मीनिंग समझ में आ गया। अब जनन होता कब है ये समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ा क्या, हर एक जीव की क्या होती है? एक निश्चित जीवन अवधि होती है ना। हर एक जीव जिंदा होता है, पैदा होने के बाद मर जाता है, उसका क्या होता है? ये जीवन अवधि होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। कोई भी जीव, आप पूछेंगे सर कोई भी जीव अमर नहीं है? मैंने कहा हाँ मेरे भाई, जो भी पैदा हुआ है मरेगा तो सही, लेकिन हमारी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, क्या? ध्यान से सुनिएगा, ओनली स्टार बनाकर लिखिएगा, केवल सिर्फ और सिर्फ कौन?
एकल कोशिकीय जीव, याद रखिएगा, एकल कोशिकीय जीव, इनको हम बोलते हैं कि ये अमर होते हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। जी हां, एकल कोशिकीय जीव कभी नहीं मरते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? देखिए ये क्या है सर जी, ये एक अमीबा है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। इस अमीबा में ये क्या थी सर जी? ये थी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, है ना। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली बोल दीजिए, प्लाज्मा झिल्ली बोल दीजिए, एक ही बात है। सर इसके अंदर ये कौन है? मैंने बोला कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सर जी ये कौन? केंद्रक। ठीक है, आज के बाद भूल मत जाइएगा इन तीनों चीजों को मिलाकर। किस किस को? कोशिका झिल्ली, एक कोशिका का जो आवरण है, जिसे कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कई सारे नामों से पुकारा जाता है। अंदर कौन है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसमें कोशिकांग होते हैं, और केंद्रक, है ना। ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कौन? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और प्रभु आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी विनती है, निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है आप सभी से। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कृपया करके बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करिएगा क्या इंग्लिश पढ़ने का। समझना क्या क्या कहना क्या चाह रहा हूं। आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से ही प्रिपरेशन करें। इंग्लिश मीडियम में अगर घुसे ना तो एक ही समय पर दो नाव में पैर रखकर कभी भी नैया पार नहीं होती, ये आप जानते हैं और हर कोई जानता है। 11th 12th आपने हिंदी मीडियम से करी और सडनली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, मान के चलना बेटा नहीं होने वाला है। जिस मीडियम से प्रिपरेशन करिए उसी मीडियम से प्रिपेयर करिएगा नीट की प्रिपरेशन को। सडनली आप अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपसे कोई बोल रहा है क्या इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं करा ना, तो जब तू डॉक्टरी करने जाएगा मेडिकल कॉलेज में तेरे को समझ में नहीं आएगा, प्रभु ऐसा नहीं है, मैं खुद हिंदी मीडियम से था और बहुत ही बढ़िया हमारी अंग्रेजी है, विश्वास ना हो तो कभी बात कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला कॉलेज में जाकर इंग्लिश नहीं सीखता, बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन अभी तैयारी करनी है इंग्लिश की नहीं, किस चीज की? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। समझे? तो बेटा जी इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बोलाता है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब जरा सोच समझकर मुझे बताइए, ये कौन है? सर ये अमीबा है। ये कौन है? एक जीव है। वर्ड क्या बोला मैंने? एक जीव। मैं कौन हूं? एक जीव हूं। कैसा हूं? बहुकोशिकीय हूं। ये कैसा है? एकल कोशिकीय। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इसने अपने आप को विभाजित कर लिया, इसने अपने आप को विभाजित कर लिया। जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, इसका जीव द्रव्य नष्ट हुआ क्या? सोचिए, क्या इसका जीव द्रव्य जो था वो नष्ट हुआ? नहीं, वो तो बट गया है। ये नए अमीबा बन गए हैं, अब ये वृद्धि करेंगे, फिर ये बट जाएंगे। दिमाग लगाएं, क्या ये एकल कोशिकीय जीव कभी मरे? क्या इनका जीव द्रव्य कभी मरा, खत्म हुआ? नहीं, बटता जा रहा है। लेकिन हमारा जीव द्रव्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हमारी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, एकल कोशिकीय जीव कभी भी नहीं मरता, वो अमर होता है। हमारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है। ये थी सिंपल सी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जीवन अवधि का मतलब क्या था? एक निश्चित समय काल होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है? जीवन अवधि। ऑलमोस्ट सभी जीव की क्या होएगी? मृत्यु होएगी। किसको छोड़कर? एकल कोशिकीय जीवों को छोड़कर। हम नहीं मानते कि उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो अपना जीव द्रव्य बांट लेते हैं। सिंपल। अब बात आ रही है कि सभी जीवों का जीवन काल एक जैसा होता है क्या? क्या सभी जीवों का जीवन काल, जीवन अवधि जो है समान वर्ष की होती है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग वर्ष की होती है। जैसे हाथी की अगर मैं बात करूं, हाथी की 60 से 90 वर्ष, लिखते जाइएगा, 60 से 90 वर्ष। ठीक है। गुलाब की अगर मैं बात करूं तो 5 से 7 महीने। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, भूल मत जाइएगा, ये याद रखनी है एक एक चीज आपने। ठीक है। केले की अगर मैं बात करूं तो 25 वर्ष, गाय की लगभग 25 वर्ष, तोता दे रखा है 140 वर्ष। देखिए जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है वो याद भी रखना है आपने। ठीक है, ये 3-4 नहीं दे रखे थे, तोता दे रखा था 140 वर्ष। उसके बाद जी डॉग यानी कुत्ता, इसकी भी लगभग 25 वर्ष, 25 ईयर्स, वर्ष। हाँ, इतना तो अंग्रेजी में समझ में आता है कि वर्ष को हम ईयर्स बोल सकते हैं। तितली की 1 से 2 हफ्ते। ठीक है जी। कौवे की 15 वर्ष, मगरमच्छ की 60 वर्ष, घोड़े की भी लगभग 60 वर्ष। ये एवरेज देख रहे हैं हम। ठीक है जी। फल मक्खी की 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह। ठीक है जी।
और उसके बाद धान की जरूर याद रखना, भूल मत जाइएगा, 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीना। कछुए की दे रखी है 100 से 150 वर्ष, और सबसे ज्यादा यहां पर किसकी है मेरे भाई, बरगद की, लगभग 200 से 300 वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक चीज आपकी एनसीईआरटी की चाट कर जले जाइएगा नीट के एग्जाम में। मैं गारंटी कह रहा हूं, एक प्रश्न आपसे छूट जाए तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी याद रखना, जो चीजें नहीं दे रखी हैं वो आपने याद रखनी है, और जो चीजें दे रखी हैं वो आपने और जरूर याद रखनी है। तोता दे रखा था 140 वर्ष। अब आप थोड़ा तो खुद तुलना करें, कौवा और तोता लगभग ऑलमोस्ट सेम साइज है, साइज क्या है, सेम है, लेकिन जरा सोचिए औसतन आयु जो है इनकी अलग है, 140 वर्ष, हाँ 15 वर्ष। आप बोलेंगे अगले जन्म मोहित तोता बनाइयो, है 150 वर्ष की वो आयु है इसकी। सोचिए हमारी 2 पीढ़ियां निकल जाएंगी, तब तक एक तोता जिंदा रहेगा। हाँ जी, ठीक है। तो हर एक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। ठीक है, अब बात आ रही है बेटा जी यहां पर, इस जीवन अवधि में कब वो जनन कर सकता है, वो अब हम देखेंगे कि कब जनन कर पाता है कोई भी जीव। अब वो देखने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जनन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। पहले पढ़ेंगे बेटा जी हम यहां पर अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अलैंगिक जनन की। बहुत सीधा सीधा क्या होता है अलैंगिक जनन, एक ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता है, एक ऐसा जनन जिसमें एक जनक की, एक पेरेंट की आवश्यकता है। 2 जनक की आवश्यकता नहीं है, मम्मी पापा की जरूरत नहीं है, एक ही जनक से क्या हो जाएगा, एक नया जीव तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूं। देखिएगा ये मेरा, सॉरी ये मेरा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सरजी अंगूठा दिखाई दे रहा है। ये देखिए गौर से देखिएगा, दिख रहा है, दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, क्या टूट गया, अंगूठा टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। अब जरा सोचिए, टूटे हुए अंगूठे से, ये टूटा हुआ अंगूठा, इससे अगर मैं बन जाऊं क्या होगा, एक ही जनक से एक नई संतति, एक नई पीढ़ी पैदा हो जाएगी। क्या होएगा, अलैंगिक जनन। मीनिंग समझा, समझ में आया क्या, एक ही जनक से, एक ही जनक की आवश्यकता है, एक ही जनक से ही क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। इस जनन में याद रखना, युग्मक, युग्मक यानी गैमेट्स, आप सभी ने नाम सुना है बहुत अच्छे तरीके से, शुक्राणु अंडाणु, इनकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक जनक से काम चलता है, युग्मक की जरूरत ही नहीं होती है। अब जरा सोचिए, आपने ये भी सुना होगा, निषेचन पिषेचन सुना होगा, निषेचन जानते हैं ना, शुक्राणु अंडाणु से संलयन करता है, क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना, बनता है ना। अब जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, जब यहां पर युग्मक ही नहीं बन रहे तो यहां पर युग्मनज बनेगा, जब यहां पर युग्मक ही नहीं है तो क्या निषेचन होगा, सर ना निषेचन होगा, ना युग्मनज बनेगा, और ना ही भ्रूण बनेगा, और ना ही भ्रूण बनेगा। अब आप मुझे बताएं, क्या यहां तक की बात समझ में आई कि ऊपर से गई? जल्दी से सोचिए, सिंपल सा था क्या, एक ऐसा जनन, एक ऐसा जनन, देखिए ये एक जीव है, ठीक है, ये एक जीव है जिसके अंदर ये केंद्रक था। इस जीव में एक भाग जो है, शरीर का कुछ भाग जो है बाहर की तरफ वृद्धि किया, केंद्रक जो है इसने अपनी संख्या को बढ़ाया, और ये भाग जो है इसके अंदर केंद्रक गया, और ये भाग भी वृद्धि कर रहा है, इसके अंदर केंद्रक चला गया, एक केंद्रक यहां रह गया। अब ये वाला भाग इससे अलग हो गया, अलग हो गया, अब ये वृद्धि करेगा, ये क्या है, इसकी संतान है, खत्म खल्लास। जरा सोचिए, अब इसके अंदर था, केंद्रक के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, आप सभी ने नाम सुना होगा, डीएनए वीएनए नाम सुना है ना, अनुवांशिक पदार्थ यहां पर जो था, जो यहां पर इस कोशिका के लक्षणों को निर्धारित करता है। जी हाँ, क्या बोला मैंने, एक कोशिका के लक्षणों को कौन निर्धारित करता है, उसके अंदर मिलने वाला अनुवांशिक पदार्थ। अब कईयों की ये बात ऊपर से जाएगी, लेकिन समझने की कोशिश करना, मेरी आंखों का कुछ रंग है, मेरे बालों का कुछ घनत्व है, बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, मेरे शरीर का कुछ रंग है, मेरे बालों का कुछ रंग है ना, जी हाँ, मेरे शरीर की कुछ लंबाई है। जरा याद करिए, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज पढ़ी होगी आपने, आनुवांशिक की होती है ना। एक पादप की लंबाई होती है, पुष्पों का रंग होता है, पुष्पों का आकार होता है, बीज का रंग होता है, बीज का आकार होता है, बहुत सारे लक्षण जो होते हैं, जितने भी जीव हैं उन सभी के अंदर जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन निर्धारित करते हैं, इस केंद्रक में मिलने वाला कौन, अनुवांशिक पदार्थ है ना। अगर कोशिका कौन सी होगी, यूकैरियोटिक होगी।
तो इस यूकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर केंद्रक था, इसमें अनुवांशिक पदार्थ था। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इस कोशिका के जो लक्षण होंगे वो कौन निर्धारित कर रहा है? इसके अंदर मिलने वाला डीएनए। सिंपल सी बात है। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, है ना, मैं चल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, कौन नियंत्रित कर रहा है? हमारे शरीर का डायरेक्टर, हमारे शरीर का निर्देशक कौन? हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, है ना। अब सोचिएगा, अगर हमारा मस्तिष्क सारे चीजों को नियंत्रित कर रहा है, हमारे शरीर का डायरेक्टर कौन है? हमारा ब्रेन है। तो इस कोशिका का डायरेक्टर कौन है? इसका केंद्रक में बैठा हुआ अनुवांशिक पदार्थ। हमारे जितने भी कार्य उनको कौन निर्धारित कर रहा है? हमारा मस्तिष्क। तो इस कोशिका के जितने भी कार्य उनको निर्धारित कौन कर रहा है? इस केंद्रक के अंदर बैठा हुआ डीएनए, अनुवांशिक पदार्थ। मेरे जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन निर्धारित कर रहा है? मेरा मस्तिष्क। तो इस कोशिका के जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे वो कौन निर्धारित करेगा? इस कोशिका के केंद्रक में मिलने वाला डीएनए, अनुवांशिक पदार्थ। अब आप खुद जरा सोच समझकर मुझे बताइए, इस कोशिका का जो लक्षण होएगा वो कौन निर्धारित कर रहा है? अंदर बैठा हुआ डीएनए। दिमाग लगाएं, वही कोशिका से जब नई कोशिका बनेगी तो ये कोशिका या ये जीव, इस जीव के, अपने पेरेंट के, अपने जनक के आनुवांशिक रूप से और आकारिकीय रूप से क्या होएगा? समान होगा। क्या बोला मैंने? आनुवांशिक रूप से और आकारिकीय रूप से क्या होएगा? समान होएगा। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। देखना बेटा, यहां पर डीएनए था, यहां पर जो डीएनए होएगा उसकी कॉपी बनी, एक केंद्रक से दो बन गए, एक तो यही रह गया, एक यहां चला गया। जरा सोचिए, जो नई कोशिका है इसके अंदर वही डीएनए जो इसके अंदर है, जो ये डीएनए यहां लक्षण उत्पन्न करेगा वो यहां वाला भी तो वही लक्षण उत्पन्न करेगा। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएंगे, जनक और संतान एक दूसरे की फोटोकॉपी है कि नहीं है? आनुवांशिक रूप से भी और लक्षणों के आधार पर भी। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं, याद रखना, क्लोन। क्या नाम देते हैं? क्लोन। तो याद रखना, क्लोन का मतलब क्या था? जब दो जीव जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, आनुवांशिक रूप से और आकारिकीय रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। तो उन्हें हम देखें, ये भी गोल है, ये भी गोल है, इसके अंदर जो डीएनए वही डीएनए यहां पर है। तो आनुवांशिक रूप से भी और आकारिकीय रूप से क्या है? दोनों जीव समान होंगे तो क्या कहलाएंगे? क्लोन। यानी क्या यहां पर विभिन्नता आई? नहीं सर, कोई विभिन्नता नहीं आई है। तो याद रखना, भूल मत जाना, आपसे कोई पूछे अलैंगिक जनन क्या होता है नीट में, देखिए नीट की दृष्टि से देखे तो यहां पर कोई प्रश्न नहीं बनने वाला, समझना। लेकिन आपको फील करना है, कनेक्ट करना है, समझना है अलैंगिक जनन का मतलब क्या था। एक ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता है, दो जनक की विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं है, जहां पर युग्मक नहीं बनेंगे। जब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज जब नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा। तो होगा क्या? शरीर का कोई भाग बढ़ गया या अलग हो गया और नई संतान बना दी, क्या कहलाएंगे? वो जनक, और उससे पैदा हुई संतान, है ना, क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। बस यहां पर प्रश्न बनता है कि क्लोन क्या होते हैं? जो जीव जब आनुवंशिक रूप से और आकारिकी के आधार पर क्या होते हैं? समान होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। और जो किसमें बनते हैं? अलैंगिक जनन में। यहां पर विभिन्नताएं भी, सोचिए, विभिन्नताएं आएंगी क्या? सर जी विभिन्नताएं बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सिंपल सा था। अब सर ये अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? आइएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अलैंगिक जनन की आप लोग बोलते भी होंगे कि सर जी डेफिनेशन भी चाहिए, तो देखिए हमारी बुक साफ साफ बोल रही है, एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है, एक ऐसी विधि जिसमें एकल जीव संतान उत्पन्न कर सकती है। यही बताया था मैंने आपको, ठीक है? हाँ जी। और जो एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है, बिल्कुल एकदम समान होती है, आकारिकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से। ऐसे जीवों को हम क्या नाम देते हैं? क्लोन नाम देते हैं। बताइए, यही बताया था, नहीं बताया था? आकारिकीय रूप से, आनुवांशिक रूप से समान होंगे, क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। डन, डनाडन, डन। समझ में आ गया? चले आगे। बहुत सिंपल तरीके से समझना प्रभु, बायो बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस फर्क क्या होता है कि याद नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है, बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करना है। तो थोड़ा सा आपको स्पीड भी पकड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको चीजों को जल्दी से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये समय नहीं है कि आप 2 साल की चीज को आपको 100 दिनों में कवर करना है। समझ रहे हैं?
100 भी क्या 80 दिनों में कवर करना है, समझिएगा। आपको 2 साल की चीजों को, 2 साल की चीजों को यानी लगभग 650 दिनों को आपको 80 दिनों में कवर करना है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज थोड़ा सा स्लो जाएंगे ताकि एक पकड़ बन जाए। धीरे धीरे ये पकड़ बढ़ानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। अपने टीचर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे नहीं आएगी चीज समझ में। ठीक है जी, आइएगा। ये था अलैंगिक जनन की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन होता कितने प्रकार का है? तो सबसे पहला जो है वो है विखंडन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिजन। क्या है? बहुत सीधे सीधे शब्दों में हमने बोला, जब एक कोशिका अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट लेती है या 2 से ज्यादा बराबर भागों में बांटती है। क्या बोला? या एक कोशिका या एक जीव। क्या बोला? या तो ये कोशिका है या एक जीव है, अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट ले या 2 से अधिक बराबर भागों में बांट ले। बराबर भागों में बांट ले, बराबर। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। बहुत सीधा सीधा, ठीक है। अब इस आधार पर आपको दिख ही रहा होगा कि विखंडन कितने प्रकार का हो गया। सर जी 2 प्रकार का, ये क्या कहलाएगा? सर जी द्विविखंडन, बाइनरी फिजन बोलते हैं इसको, ठीक है। और बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा था। एक कोशिका या एक कोई जीव है। भाई जीव आपके एकल कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी है। ये एक जीव है, मान लो अमीबा है, बस पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये नाम तो सुने हुए ना। युगलीना है, नाम सुने हुए ना। मान लो ये एक जीव है एकल कोशिकीय, इसने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया। क्या कहला रहा है? विखंडन। कौन सा? द्विविखंडन। या ज्यादा भागों में बांट लिया, क्या कहला रहा है? बहुविखंडन। खत्म, खल्लास। हाँ जी, द्विविखंडन के एग्जाम्पल जरूर याद रखना। अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, याद रखिएगा। कौन कौन? अमीबा, युगलीना एंड पैरामीशियम। भूल मत जाइएगा। ये 3 उदाहरण याद रखने आपने किसके? द्विविखंडन के, ठीक है। और बहुविखंडन का एक उदाहरण याद रखिएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है मलेरिया, है ना। और वो मलेरिया किससे होती है? याद रखिएगा, एक प्रोटोजोआ से। अब मेरे को पता है आप में से कईयों का दिमाग खराब होएगा, सर जी ये प्रोटोजोआ क्या है? सर जी क्या क्या बोले जा रहे हो? आराम से देखो, आराम से आदत अगर डालोगे ना तो फिर चीजें कवर नहीं होएगी। मैं आपको हौले हौले धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। मजा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, है ना। मीनिंग समझना है। द्विविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या है? जब एक शरीर, एक कोशिका अपने आप को कई भागों में बांट लेती है, बहुविखंडन। इसका उदाहरण याद रखना है आपने, प्लाज्मोडियम। क्या याद रखना बेटा जी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक ऐसा जीव है, एक ऐसी कोशिका है जिससे बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम होता है मलेरिया, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। आई होप इतना आप सभी को पता होगा। ये था आपका विखंडन, खत्म, खल्लास। देखिएगा इस तरीके से क्या दिख रहा है? सर जी अमीबा क्या कर रहा है? द्विविखंडन। बस ये डायग्राम दे रखा आपकी एनसीईआरटी में, अपने डायग्राम्स को जरूर देखकर जाने आपने, ठीक है। अमीबा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? द्विविखंडन। सिंपल। चलें आगे। अब दूसरी प्रक्रिया जिसका नाम है मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। क्या नाम देते हैं? बडिंग। बहुत सीधे तरीके से बताऊंगा, देखिएगा। आप में से कई बच्चों ने वर्ड सुना होगा कलिका, बोलते हैं ना, गुलाब की कली बोलते हैं ना, सुना है ना कली। देखिए मैंने बोला ये एक जीव है जिसका नाम है यीस्ट। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो पढ़े हुए होंगे यीस्ट। अगर नहीं भी पढ़े हुए तो नाम सुना है यीस्ट। ये कवक है। और जिनको ये भी नहीं पता, इडली खाए हो? इडली कि वो भी नहीं खाए हो? डोसा, इडली नाम सुना होगा, खाए हो? अरे ब्रेड खाए हो कि नहीं खाए हो? खाए हो ना। तो बेटा जी वो ब्रेड, वो डोसा, वो इडली बनाने के लिए ना किसका यूज किया जाता है? यीस्ट का, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था मैं उनको बता रहा था। यीस्ट कौन है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो एक कवक है, जो एक फंगस है, फंजाई है, ठीक है। एकल कोशिकीय होती है, याद रखना, भूल मत जाना। पूरी कवक जगत जो होता है, पूरा कवक जगत जो होता है कैसा होता है? बहुकोशिकीय। अपवाद याद रखना, यीस्ट कैसी होती है? एकल कोशिकीय होती है। एकल
कोशिकीय होती है कवक। कौन सी? यीस्ट। ठीक है, ये यीस्ट है, एकल कोशिकीय। ठीक है, अब क्या देखा आपने? सर इस यीस्ट में एक शरीर का भाग बाहर की तरफ वृद्धि कर रहा है। क्या देखा आपने? इस यीस्ट में ये यीस्ट जो है बाहर की तरफ वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है। इसका केंद्रक डबल हो गया था और वो केंद्रक इस कलिका के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कलिका और वृद्धि कर रही है। ऐसे वृद्धि करते 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 ये अलग हो गई मुख्य शरीर से। बताइए, सिंपल सी बातों से समझाया। यीस्ट, एक कली का निर्माण हुआ, कली वृद्धि करती जा रही है और करके वो कली अलग हो गई है, मैच्योर होकर अलग हो गई है और अलग होकर वापस से यीस्ट बन जाएगी और बड़ी हो जाएगी, जनक जैसी हो जाएगी, वृद्धि कर लेगी, खत्म। ये क्या था? ये जो कली यहां पर थी, इस कलिका का निर्माण ही, ये कलिका जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं, इसको हम बड बोलते हैं। और इस तरीके से मुकुल का निर्माण, बडिंग जो हो रही है, मुकुल जो बन रही है, याद रखनी है आपने, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? मुकुलन। खत्म। इतनी सी बात थी यहां पर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब आगे बढ़ने से पहले जरा देखकर मुझे ये बताइए, यहां पर जो आपको मुकुल दिखाई दे रही है, यहां पर जो आपको बड दिखाई दे रही है, यहां पर जो आपको कली दिखाई दे रही है, क्या वो शरीर से बाहर बनती हुई दिखाई दे रही है कि शरीर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है? जरा सोचिए, कहां पर बन रही है? शरीर के बाहर कि शरीर के अंदर? शरीर मतलब ये एक जीव है। सोचो, मैं एक जीव हूं। हाँ, कैसा हूं? बहुकोशिकीय हूं ना। ये एकल कोशिकीय है। मेरे अंदर अगर कलिका बनेगी या मेरे बाहर बनेगी, वो डिपेंड करेगा ना यहां आपको इस शरीर में कहां दिखाई दे रही है बनते हुए। सर जी बाहर बनते हुए दिखाई दे रही है ना। अब एक और चीज ध्यान से सुनिए। देखिए, ये मुकुलन जो होता है, ये जो बडिंग जो होती है, ये मुकुलन, ये बडिंग जो है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन, और एक होता है अंतः मुकुलन, अंतः मुकुलन। ठीक है, नाम से पता लग रहा है बाह्य मुकुलन का मतलब जब मुकुल का निर्माण कहां होगा? शरीर से बाहर। यानी ये जरा सोचिए, परिस्थिति कौन सी हो गई? ये वाली। ये कौन सी परिस्थिति है? सर जी बाह्य मुकुलन है। कौन सी है ये? बाह्य मुकुलन है ना। तो बाह्य मुकुलन का एक उदाहरण क्या हो गया? यीस्ट। बाह्य मुकुलन का मीनिंग लिखने की तो जरूरत नहीं है। मुकुल कहां पर बन रही है? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर मुकुल निर्माण होता है। शरीर के बाहर मुकुल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ओके सर जी, एग्जाम्पल क्या था? यीस्ट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूं या पहले लिख देता हूं। आप सभी ने नाम सुना होगा, हाइड्रा। सुना है ना? आप सभी ने नाम सुना है, हाइड्रा सुना है? जरा देखिएगा यहां पर, देखिए यहां पर कौन है ये? हाइड्रा दिख रहा है। और इस हाइड्रा को अगर आप फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर एक कलिका बनती हुई दिखाई दे रही है ना। ये कलिका वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी और इस मुख्य शरीर से अलग हो जाएगी और नया हाइड्रा बन जाएगा। कहां पर बन रही है कलिका? अंदर बन रही है बॉडी के? नहीं, बाहर बन रही है। ये कौन है जरा देखिएगा? ये यीस्ट है ना। ये है यीस्ट, ये है हाइड्रा, और दोनों में, इन दोनों में ताता थैया, इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी क्या हो रहा है? कलिका कहां बन रही है? शरीर के अंदर के बाहर। सर जी शरीर के बाहर बन रही है। तो ये दो उदाहरण आपने याद रखना, हाइड्रा और यीस्ट। क्या हो रहा है? मुकुलन कैसा हो रहा है? बाह्य। अब बात करते हैं अंतः मुकुलन की। अब बात करते हैं अंतः मुकुलन की। पहले उदाहरण बता देता हूं अंतः मुकुलन का। क्या? स्पोंजिला। क्या नाम दिया मैंने? स्पोंजिला। ये क्या होती है? एक प्रकार की स्पंज होती है। अब जिनको स्पंज नहीं पता, याद करिए 11वीं कक्षा में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, एक अध्याय पढ़ा था, प्राणी जगत, जिसमें आपने एक संघ पढ़ा था। कौन सा? याद करिएगा, पोरीफेरा। याद आ रहा है? तो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको हम स्पंज बोलते हैं, जिसका एक उदाहरण है स्पोंजिला। और आपकी बुक में जो उदाहरण दिखा रखा है, ये स्पोंजिला दिखा रखा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, इस स्पोंजिला को जरा फोकस करिएगा।
फोकस करिएगा और देखकर बताइएगा। बहुत बड़ा बड़ा आपको स्पॉन्जिला दिखा रखा है हमने यहां पर, जरा देखिएगा अंदर कुछ दाने दाने से दिख रहे हैं। देखिए, अरे देखिए प्रभु, देखिए अंदर कुछ दाने दाने से दिख रहे हैं। क्या है ये क्या है? ये है मुकुल, ये हैं कलिकाएं। अब आप मुझे बताएं, ये कलिकाएं, ये मुकुल, ये बड, ये कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? शरीर के बाहर के अंदर? सर जी, शरीर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब शरीर के अंदर अगर बनेंगी तो ऐसा मुकुलन क्या कहलाएगा? अंत्य मुकुलन। और अगर अंत्य मुकुलन होता है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से गौर से कान खोलकर सुनिएगा। अगर मुकुलन होता है अंदर, बनती है अंदर, शरीर के अंदर क्या? कलिकाएं। तो इन सारी कलिकाओं को मिलाकर, ध्यान से सुनना, इन सारी कलिकाओं को मिलाकर बोला जाता है क्या? जेम्यूल। तो आज के बाद भूल मत जाइएगा, अगर ये शब्द सुना था लेकिन सूना सूना कर दिया था ना ये शब्द, कौन सा? जेम्यूल। तो आज के बाद भूल मत जाइएगा कि जेम्यूल का मतलब क्या था। जब मुकुलन कहां पर होता है? अंत्य मुकुलन होता है, तो अंदर जितनी भी कलिकाएं बन रही उन सारी कलिकाओं को मिलाकर बोला जाता है जेम्यूल। भूल मत जाइएगा, क्या नाम देते हैं? जेम्यूल। ठीक है, तो याद रखना, जेम्यूल क्या था? अंत्य मुकुलन। जेम्यूल का मतलब जब अंदर की तरफ क्या बन रही है? मुकुल बन रही है, कलिकाएं बन रही है, उन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? जेम्यूल बोलते हैं। उदाहरण याद रखना बेटा जी, भूल मत जाना। जितनी भी स्पॉन्जेस होती है, स्पेसिफिकली कौन सी? स्पॉन्जिला। ये कौन है? एक प्रकार की स्पंज है, एक प्रकार का प्राणी है, ये याद रखना, एक प्रकार का एनिमल है, भूल मत जाइएगा। उसमें क्या हो रहा है? अंत्य मुकुलन हो रहा है। बाह्य मुकुलन के मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए। एक बता दिया यीस्ट, जो एक कवक है, एकमात्र ऐसी कवक जो एकल कोशिकीय है, और बताया आपको कौन? हाइड्रा। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ये थी दूसरी विधि किसकी? अलैंगिक जनन की। आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि, जिसका नाम है बीजाणु जनन। बहुत ही सिंपल है, अंग्रेजी में बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है भैया? ये स्पोर का होता है? सर ये बीजाणु का होता है। आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली कंडीशन, जब किसी शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, आप मुझे बताएं, आपको रोज खाना मिलता है? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल रोज खाना मिलता है। लेकिन आज की डेट में कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको रोज खाना नहीं मिलता। अब आप मुझे बताएंगे, जिनको रोज खाना नहीं मिलता है, दिमाग लगाएंगे, ऐसे बच्चों को कौन सी परिस्थितियां मिल रही है? सर जी प्रतिकूल मिल रही है। आपको कौन सी मिल रही है? अनुकूल मिल रही है। समझे? समझ गए ना? प्रतिकूल का मतलब अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब जो अच्छी नहीं है, खराब परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब लाभदायक परिस्थिति। तो मैंने बोला कुछ जीव ऐसे हैं जिनको प्रतिकूल परिस्थिति मिली। कौन से जीव? सर जी मुख्य रूप से कवक। मुख्य रूप से, मेनली कवक की बात कर रहा हूं। मेनली किसकी बात कर रहा हूं? कवक। सिंपल है ना। कवक नाम सुना है ना? फंजाई, फफूंदी, फंगस, एक ही चीज है। फंजाई बोल दीजिए, फफूंदी बोल दीजिए, फंगस बोल दीजिए, कवक बोल दीजिए, एक ही चीज है। कई बच्चे ये बोलते हैं सर कवक फफूंदी होती है का? मैंने कहा हाँ जी। फंगस अलग होती है का? नहीं, एक ही है। चाहे फफूंदी, चाहे फंगस, चाहे कवक, चाहे फंजाई बोल दीजिए, एक ही चीज है। हाँ जी। तो मुख्य रूप से जब कवकों को फोकस करना है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते पढ़ते बहक जाते हैं कहीं और, ध्यान चला जाता है। कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनना। समझ आया कि नहीं आया? जरा जल्दी से मुझे बताएं। क्या जब कवक को, किसको? कवक को क्या मिला? प्रतिकूल परिस्थितियां मिली। कैसी मिली? प्रतिकूल परिस्थितियां मिली। तो क्या करेगी कवक? देखिएगा, ये है कवक। क्या है बेटा जी? ये कवक। कवक है, ये कवक है। ठीक है। और इस कवक ने, ये मान लो कवक है। आप बोलेंगे सर ऐसी थोड़ी ना होती है कवक। बताऊं कैसी होती है कवक? देखिए आपने कवक कभी? एक काम करिएगा, रोटी को ना 10-12 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा खुले वातावरण में, फिर देखिएगा काली काली सी ऐसी रुई के जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। हरी हरी सी, काली काली सी, हरी तो नहीं, काली काली सी संरचना आपको दिखाई देती है। फफूंदी जिसको हम बोल देते हैं ना। कैसी होती है? रुई के जैसी होती, कपास के जैसी होती है संरचना। ठीक है। तो ये कवक जो होती है, ये कुछ एकल कोशिकीय, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एकल कोशिकीय वर्ड जरा फोकस करना। एकल कोशिकीय संरचना बनाती है।
एकल कोशिकीय संरचना बना रही है कौन? ये कवक, जिसको कौन सी परिस्थितियां मिल रही हैं? प्रतिकूल। सोचिए मैं हूं कवक, जब भी कोई चीज समझ में ना आए ना, ध्यान से सुनना, जब भी कोई चीज समझ में ना आए ना, उसको अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर चलिएगा। चाहे अगर स्त्री से संबंधित कोई चीज ना समझ में आए ना, तो अपने आप को स्त्री मानकर चलिएगा। सिमिलरली गर्ल्स जो है, अगर जिनको लड़कों से संबंधित, पुरुष से संबंधित कोई चीज समझ में ना आए, पुल्लिंग संबंधित कोई चीज समझ में ना आए, तो अपने आप को पुल्लिंग मानकर चलना। और अगर आप पुल्लिंग हो और स्त्रीलिंग से संबंधित चीज समझ में ना आए, तो अपने आप को स्त्रीलिंग मानकर समझना। ठीक है जी, क्लियर? अब जरा सोचिए, मैंने क्या बोला? मैं एक कवक हूं। कौन हूं मैं? एक कवक हूं। ठीक है, और मुझे मिल रही है कैसी परिस्थिति? प्रतिकूल मिल रही है। अब इन प्रतिकूल परिस्थितियों से मुझे क्या करना है? बचना है। क्या करना है? अपने आप को बचाना है। तो ये कवक इन प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रही है? जरा देखिएगा, एकल कोशिकीय संरचनाएं उत्पन्न कर रही है। क्या बोला हमने? एकल कोशिकीय संरचनाएं उत्पन्न कर रही है। अंदर ही अंदर देखिएगा, यहां पर क्या बन रही है? एकल कोशिकीय संरचनाएं। अब ये अंदर भी बन सकती है और किनारे पर भी बन सकती है। हाँ जी, ये अंदर भी बन सकती है, यहां पर भी अंदर भी बन सकती है, बाहर भी बन सकती है, किनारे पर भी। ठीक है, ये जो एकल कोशिकीय संरचना जो कब बन रही है बच्चे? जब किसी कवक को कौन सी परिस्थिति मिल रही है? प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही है, तो उससे बचने के लिए ये कुछ एकल कोशिकीय संरचनाएं बना रही हैं। ये एकल कोशिकीय संरचना, फोकस करना, ये एकल कोशिकीय संरचनाएं क्या कहला रही हैं? बीजाणु। इन्हीं संरचनाओं को हम क्या बोल रहे हैं? स्पोर बोल रहे हैं, बीजाणु बोल रहे हैं। और ये बीजाणु यहां पर बने रहेंगे। जैसे ही, अब ध्यान से सुनना, ये बीजाणु जो होते हैं, इनकी क्षमता होती है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल लेते हैं। किसको झेल लेते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों को। जैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं। सपोज, ध्यान से सुनना, एक घर है, उस घर में मैं बोलूंगा 4 लोग हैं, मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं। कौन? मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, घर है। गुंडों ने आक्रमण कर दिया। गुंडों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो उस परिवार को कौन सी परिस्थितियां मिली? प्रतिकूल। तो उनके माँ बाप जो थे ना, उनके माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों को छुपा दिया ताकि वो उन गुंडों की नजर में ना आए। ठीक है, और वो माँ बाप चाहे खुद मर जाए, कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उनके बच्चे जो है सुरक्षित रह जाए, तो उनको छुपा दिया, एक कंबल में लपेटकर कहीं पर रख दिया ताकि वो उनकी गुंडों की नजर में ना आए। ठीक, तो वो जो बच्चे हैं ना, अब गुंडे जब चले जाएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां जब चली जाएंगी, तो कौन रह जाएंगे? बच्चे रह जाएंगे। वही बच्चे क्या कहला रहे हैं? बीजाणु कहला रहे। अब इस चीज को कनेक्ट करिएगा। क्या ये एक कवक था, ये एक परिवार था। ठीक है जी, और इस परिवार को कौन सी परिस्थितियां मिली? सर जी, प्रतिकूल परिस्थितियां मिली। इस प्रतिकूल परिस्थितियों ने इसने अपने अंदर कुछ ऐसे बच्चे पैदा किए जिनको हमने क्या बोला? बीजाणु। ठीक है, किए। ये बीजाणु है जो क्या है? एकल कोशिकीय संरचना है, जो झेल लेंगी किसको? प्रतिकूल परिस्थितियों को। कैसे झेल लेती हैं? इन बीजाणुओं के ऊपर ना क्या मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है, याद रखना। हालांकि इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, क्या मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है इनके ऊपर, सेल वॉल मिलती है, जो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों से झेलने की क्षमता प्रदान करती है किसको? इन बीजाणुओं को। अब ये बीजाणु जो होंगे, जब प्रतिकूल परिस्थितियां चली जाएंगी, ये बीजाणु मुक्त हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और वापस से नया शरीर बना देंगे। ये है बीजाणु जनन। इतनी सी बात याद रखनी है। यहां पर जो बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं यहां पर 2 प्रकार के दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बीजाणु ये है और एक बीजाणु ये है। दोनों बीजाणु में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आप सीधा सीधा बोलेंगे, सर एक बीजाणु पर कुछ धागे नुमा संरचना दिख रही है और दूसरे पर नहीं दिख रही है। अब आप मुझे बताएंगे दोनों में से कौन चलायमान होगा? कौन सा बीजाणु चल सकता है और कौन सा नहीं चल सकता? आप सीधा बोलेंगे, सर जी ये नहीं चल सकता, इसको मैं क्या बोलूंगा? अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। और इसको मैं क्या बोलूंगा? चल बीजाणु, है ना? तो जो चल बीजाणु होते हैं उनको अंग्रेजी में बोलते हैं ज़ूस्पोर्स, जूस्पोर्स। और जो अचल होते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, और इसी एप्लेनोस्पोर का
उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं और इसी चल बीजाणु का यानी जू स्पोर का उदाहरण भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। यहां पर स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन क्या था? मैंने बोला जब कवकों को, मेनली मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? कवक की, फंजाई की। जब इनको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो उनसे बचने के लिए ये अपने अंदर या किनारे पर, शरीर के बाहर किनारे पर या अंदर कुछ एकल कोशी की संरचना बनाती है जिनका नाम होता है बीजाणु, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल लेती है। क्यों? क्योंकि इन बीजाणुओं के ऊपर क्या मिलती है? कोशिका भित्ति, जो प्रोटेक्ट करती है किसको? बीजाणु को, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों से। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां चली जाती हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर वापस से नया शरीर बना देती है। अब आप प्रश्न पूछेंगे, सर अगर नहीं गई प्रतिकूल परिस्थिति तो ठीक है, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये बीजाणु भी खत्म हो जाएंगे। भाई कब तक झेलेंगे? एक समय तक, एक सीमा तक ही तो